वेलकम बच्चों। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट, इंडियन फिलॉसफी। मैं हीरू फैरवानी, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिलॉसफी। पिछले लेक्चर में हमने न्याय दर्शन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने न्याय के पदार्थ विवेचन पर चर्चा की थी और उसके बाद न्याय की प्रमाण मीमांसा पर विचार कर रहे थे। प्रमाण मीमांसा में ही हमने ज्ञान के दो रूपों पर विवेचन किया था, प्रमा और अप्रमा। प्रमा का स्वरूप और अप्रमा का स्वरूप, इस पर हमने चर्चा कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रमाण मीमांसा में ही न्याय दर्शन के प्रमाण विचार। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि न्याय दर्शन में 4 प्रकार के प्रमाणों की चर्चा की गई है। सबसे पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण न्याय दर्शन का सबसे पहला प्रमाण है और न्याय दार्शनिकों ने प्रत्यक्ष पर जितना गंभीरता से विवेचन किया है, उतनी गंभीरता से पाश्चात्य दार्शनिकों ने नहीं किया है। इसलिए न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष का अपना एक अलग ही महत्व है। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष ज्ञान जो है, इसका प्रयोग ज्ञान के साधन के अतिरिक्त साध्य के रूप में भी हुआ है। अर्थात प्रत्यक्ष के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वो भी प्रत्यक्ष ही कहा जाता है। इस तरह से प्रत्यक्ष का प्रयोग प्रमाण और प्रमा दोनों अर्थों में हुआ है। प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो हमेशा संदेह रहित होता है, यथार्थ होता है और निश्चित होता है। इस ज्ञान को किसी दूसरे ज्ञान के द्वारा प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रत्यक्ष जो है स्वयं निर्विवाद है, यानी इस पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष को किसी दूसरे ज्ञान के द्वारा प्रमाणित नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष की एक ये भी विशेषता है कि ये जो ज्ञान है वो दूसरे प्रमाणों का भी प्रमाण माना जाता है। जैसे अनुमान है, शब्द है, उपमान है या और अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये जितने भी ज्ञान हैं ये किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष प्रमाण पर ही आश्रित रहते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष के बिना इन प्रमाणों से हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। यानी एक आधार स्तंभ के रूप में प्रत्यक्ष प्रमाण है और प्रत्यक्ष ही दूसरे प्रमाणों को सार्थकता भी प्रदान करता है। ठीक है। अब प्रत्यक्ष की इस विशेषता पर विचार करने के बाद अब हम आते हैं प्रत्यक्ष की परिभाषा और उसके प्रकार। प्रत्यक्ष शब्द जो है वो 2 शब्दों के सम्मिश्रण से बना है, प्रति और अक्ष। प्रति का अर्थ होता है सामने और अक्ष का अर्थ होता है चक्षु। तो इस तरह से प्रत्यक्ष का अर्थ हुआ जो चक्षु के सामने हो। लेकिन प्रत्यक्ष का ये जो प्रयोग है बहुत ही संकीर्ण है। केवल आँख से देखकर ही प्राप्त किया हुआ जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं कह सकते हैं। क्योंकि इसमें और इंद्रियां जैसे कान है, नाक, त्वचा, जीभ, इनसे भी जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भी प्रत्यक्ष कहलाता है। तो इस कहने का मतलब है कि प्रत्यक्ष का अर्थ है वो ज्ञान जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष की जो परिभाषा की गई है वो इस तरह से की गई है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, यानी जो ज्ञान इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से, सन्निकर्ष का मतलब होता है संयोग से उत्पन्न हो, उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। अब प्रत्यक्ष की जो ये परिभाषा है, अगर हम इस पर विश्लेषण करें तो मूल रूप से 3 बातें हमारे सामने आती हैं, इंद्रिय, विषय और सन्निकर्ष। इंद्रिय का मतलब होता है जिनके द्वारा
ज्ञान प्राप्त होता है। इंद्रियां भी दो तरह की होती है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय यानी जो जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, कर्मेंद्रिय यानी हाथ और पैर इत्यादि जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। तो ज्ञानेंद्रियां भी दो तरह की बताइए, बाह्य ज्ञानेंद्रियां और आंतरिक ज्ञानेंद्रियां। बाह्य ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है? 5 हमारी बाह्य ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, जीभ, कान, नाक और त्वचा। मन भी एक इंद्रिय है जो आंतरिक इंद्रिय कहलाती है। तो ये जो 5 बाह्य ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके द्वारा बाह्य पदार्थों का ज्ञान होता है। और आंतरिक इंद्रिय मन है, मन से आत्मा के गुणों का ज्ञान होता है। जैसे आत्मा के गुण हैं सुख दुख ज्ञान इत्यादि। तो अगर इंद्रियां ही ना हो तो प्रत्यक्ष ज्ञान जो है असंभव है। दूसरा है, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो आधार है वो है विषय। यानी प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए केवल इंद्रियों ही का रहना ही जरूरी नहीं है, केवल वो ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विषय का भी होना आवश्यक है। यदि विषय का अभाव होगा तो इंद्रियां किसका ज्ञान प्राप्त करेंगी? तो ठीक है, इसलिए इंद्रियां जो है अपने आप को ज्ञान का विषय नहीं बना सकती है। इसी कारण इंद्रियों से अलग विषय का होना आवश्यक है। तीसरा इन्होंने बताया इसी परिभाषा में सनिकर्ष। इंद्रिय और वस्तुओं के अतिरिक्त प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए सन्निकर्ष का भी होना जरूरी है। सन्निकर्ष का अर्थ होता है इंद्रिय का वस्तुओं के साथ संबंध। यानी जब तक इंद्रियों का वस्तु के साथ संयोग नहीं होगा तो तब तक ज्ञान का उदय भी नहीं होगा। इस प्रकार न्याय दर्शन की इस परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि इंद्रिय और वस्तु का सन्निकर्ष यानी संपर्क ही प्रत्यक्ष कहलाता है। और प्रत्यक्ष के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो वास्तविक होता है। तो न्याय दर्शन का जो वस्तुवाद है, रियलिज्म है, वो इसी विचार पर ही केंद्रित है। अब हम आते हैं प्रत्यक्ष का वर्गीकरण। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष को 2 भागों में विभक्त किया गया है। यानी प्रत्यक्ष ज्ञान के 2 रूप हैं, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष का मतलब होता है इंद्रिय और विषयों के सहयोग से जो साधारण ज्ञान प्राप्त होता है वो लौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। और अलौकिक प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्ष का प्रतिलोम है या विपरीत है। जब इंद्रियों का संपर्क विषयों के साथ असाधारण ढंग से होता है तब उस प्रत्यक्ष को हम अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। क्योंकि अलौकिक प्रत्यक्ष का जो विषय है कुछ ऐसा ही है कि इंद्रियों का उससे साधारण संपर्क नहीं हो सकता। लौकिक प्रत्यक्ष के भी 2 रूप हैं, बाह्य प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष यानी जब बाह्य इंद्रियों का वस्तु के साथ संपर्क होता है तब उस संपर्क से जो प्रत्यक्ष होता है उसे हम बाह्य प्रत्यक्ष कहते हैं। और ये बाह्य प्रत्यक्ष जो है ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। कान, नाक, आँख, जीवा और त्वचा, ये 5 प्रकार के जो ज्ञान हैं जो इन ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होते हैं ये बाह्य प्रत्यक्ष के प्रकार हैं। मानस प्रत्यक्ष, न्याय दर्शन में मन को एक आंतरिक इंद्रिय माना गया है। तो मन के द्वारा जो प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है उसे मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे हमारी मानसिक अनुभूतियाँ हैं, राग, द्वेष, सुख, दुख, इच्छा, प्रयत्न, ये सब जो है इनके साथ जब मन का संयोग होता है तो जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष ज्ञान के ये 2 रूप बताए गए हैं, लौकिक और अलौकिक प्रत्यक्ष। अलौकिक प्रत्यक्ष का भी विभाजन 3 रूपों में हुआ है,
सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज लक्षण। ये हम अगले चैप्टर में करेंगे। आज हम बस इतना ही करेंगे। ओके।